हेलो, थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी का जो क्लासेस चल रही है उसके क्रम में हम जारी रखते हुए आज हमारा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का बता हुआ हिस्सा है। हमने पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखा था, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे जो बचे हुए पार्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बता देना चाहूंगा कि किन किन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक जो अभी हाल ही में ईओ तथा आरओ की भर्ती निकली है, जिसमें ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ज्यादा है, राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ज्यादा है, उसको ये निश्चित रूप से कवर करेगा और प्रत्येक पहलू पे आपको यहाँ पे मैं अध्ययन कराऊंगा। हर भौतिक प्रदेश पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी और प्रत्येक फैक्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। आजकल का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें पैटर्न है, उसके मुताबिक यहाँ पे इस मंच पे पढ़ाया जाएगा। एकदम सीधा का सीधा फैक्ट का अध्ययन यहाँ पे नहीं होगा। कोई ये बोले कि पाकिस्तान की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत राजस्थान से टच है, इसकी लंबाई कितनी है, ये फैक्ट है, कहीं भी आप देख लोगे 2 मिनट में याद हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी जिले से कितनी कितनी सीमाएं, कितना किलोमीटर लगती है, इसका अध्ययन वीडियो पर करना, वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करना मेरी दृष्टि से पूर्ण रूप से समय का दुरुपयोग है। इसका अध्ययन कोई जरूरत नहीं है। अध्ययन उस चीज का करना है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे और उन कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का जब कोई भी एंगल पे कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको आप सही तरीके से हल कर सको। इस तरह से अध्ययन करना है। यहां पर मैं इसी प्रकार से अध्ययन करूंगा। आजकल जो परीक्षा का पैटर्न आ रहा है, परीक्षा में जो क्वेश्चन या पेपर जो आ रहा है, उसमें जो जिस प्रकार के क्वेश्चनों का पैटर्न आ रहा है, उसी के मुताबिक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी देखिए, आप लोगों से थोड़ी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको यदि शेयर और सब्सक्राइब करोगे या अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो मैं राजस्थान का जो इतिहास वाला पोर्शन ईओ और आरओ वाला है उसको भी मैं आगे शुरू कर दूंगा। अब कम से कम समय में आपका वो भी कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करने की जरूरत है। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने कल पढ़ा था, कल कौन सा हिस्सा पढ़ा था? हमने कल ये वाला हिस्सा पढ़ा था, ये वाले हिस्से को पढ़ा था। इसका नाम था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसका अध्ययन हमने कर लिया। इसको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उसका पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए। आज हम करेंगे ये अरावली पर्वत श्रृंखला वाला, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। उसको यदि देखा जाए, ऊंचावच की दृष्टि से देखा जाए तो भी 2 भागों में विभाजित करती है, तथा इसकी जलवायु को दृष्टि से देखा जाए तो भी ये 2 भागों में विभाजित करती है। इसका मैंने बताया था, अरावली का जो उद्भव हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और पोस्ट कैम्ब्रियन काल में इसका थोड़ा सा एक बार उत्थान जरूर हुआ था, लेकिन अभी कोई उत्थान नहीं हुआ है, इसका अपरदन जारी है। ठीक है, ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने जाने वाली राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को हम कहां से, ये पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है। ये तो हो गया पश्चिमी और ये वाला इधर हो गया दक्षिण। तो इस वाले क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी बोलेंगे इसको, दक्षिणी पश्चिमी, यहां से लेकर के और ये यहां तक जाती है राजस्थान के अंदर, उसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ये
जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अवस्थित है। एज पर एनसीईआरटी, एज पर आरबीएस की इस अरावली पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 जो विभाजन किया गया है उसकी ऊंचाई के आधार पर किया गया है। यदि पहला इसका विभाजन देखें तो इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली क्योंकि अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग से जो गुजरात से प्रारंभ होती है वहां से ये प्रारंभ होता है, तो इसको दक्षिणी अरावली कहते हैं। इसको मध्य अरावली और इसको बोलते हैं उत्तरी अरावली। अभी हम इस अरावली का अध्ययन करेंगे, अरावली की भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, अरावली की क्या क्या विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। इस अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे ऊंची चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई का अध्ययन करेंगे। इस अरावली का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस प्रकार से प्रभावित करती आई है, इस अरावली का राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये अध्ययन करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। 3 भागों में इसको विभाजित किया है। ये दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशा में राजस्थान के एक मध्य भाग से राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और इसको आगे हम देखेंगे दक्षिणी अरावली। पहले हम दक्षिणी अरावली के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इस अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ था, जब नीचे से लावा ने प्रेशर दिया था, जिस वजह से इस अरावली पर्वत श्रृंखला का जब निर्माण हुआ था, तब ये वाला केंद्र था, ये वाला हिस्सा बोल देखा जाए तो यहाँ पे दिया था, तो इसका प्रभाव आगे तक पड़ा था। ठीक, किसका आगे तक पड़ा था। तो सबसे ऊंची जो अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ वो दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर अवस्थित है। उसके बाद मध्य अरावली है, उसके बाद उत्तरी अरावली है। ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई यहाँ पे है, सबसे कम ऊंचाई यहाँ पे है। उसके बाद यदि श्रृंखला यदि निरंतरता की दृष्टि से देखें तो यहाँ से यहाँ तक निरंतर बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक मानव जीवन या मनुष्य या गाड़ी यातायात के संसाधनों का डायरेक्ट प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। टनल के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रवेश किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान में टनल के माध्यम से। लेकिन ये मध्य अरावली में देखा जाए तो इसमें कुछ घाटियां मिलती हैं, जहां पे बीच में घाटियां मिलती हैं, उन घाटियों के माध्यम से यातायात संभव हो पाया है। ये तो बहुत कटी फटी है। उत्तरी अरावली तो जगह जगह कटी फटी है, इसका तो ये तो यातायात के साधनों को प्रभावित नहीं करती है। अभी हुआ क्या, जब ये उसका निर्माण हुआ था, यहां से यहां तक जब उसका निर्माण हुआ था तब इसकी ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा थी, इधर कम थी। लेकिन यहाँ पे भी ये निरंतरता बनी हुई थी उस टाइम। लेकिन कालांतर में अपर्दन के कारण ये कटी फटी अवस्था में जो वर्तमान में अवस्थित है, इस अवस्था तक पहुंच गई थी। हो सकता है आने वाले समय में मध्य अरावली का भी अपर्दन हो जाए और वर्तमान में जो अवैध खनन हो रहा है उसके द्वारा ये वाला क्षेत्र भी कटिया फटा रह जाए, और आने वाले समय में लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हो सकता है ये अरावली यहाँ से भी कटी फटी हो जाए। और आगे जो होगा वो ये होगा कि ये कटी फटी अरावली है, ये समतल होना प्रारंभ हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र में समतल हो जाएगा, सारी पहाड़ियां अपर्दित हो जाएगी। इसके बाद इधर से अपर्दित होगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर बराबर हो जाएगी। तो संतुलन बिगड़ेगा, बिगड़ने से पृथ्वी के अंदर हलचलें उत्पन्न होने वाली हैं, ये कल्पना की जाती है। अब हम दक्षिणी अरावली के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र है, दक्षिणी अरावली प्रदेश है, उसमें उसकी विशेषता क्या है। यदि अरावली पूरे क्षेत्र की बात करें, उत्तर दक्षिण और मध्य अरावली की बात करें, तो संपूर्ण क्षेत्र ये 9.3% क्षेत्र पे, राजस्थान के 9.3% क्षेत्रफल को कवर करता है। ओके, उसके बाद इसकी ऊंचाई यदि देखें तो कुल ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई उसकी 930 मीटर है। औसत जो ऊंचाई है वो 930 मीटर। और इसकी लंबाई, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई की बात कर रहा हूं, ये मैं
आधे जो 3 भागों में विभाजित किया, इसकी बात नहीं कर रहा। इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई 662 किलोमीटर, 662 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? सॉरी, 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर है यहां से लेकर के यहां तक। अब देखें कि ये कहां से कहां तक है। देखिए, ये सिरोही से खेतड़ी तक श्रृंखला बंद है। यहां सिरोही, ये सिरोही है और यहां पे खेतड़ी है। यदि गांव की बात करें तो खेड़ ब्रह्म से ये शुरू होती है। कहां से? खेड़ ब्रह्म से, खेड़ ब्रह्म से शुरू होती है और खेतड़ी तक यहाँ पे ये अवस्थित है। अभी दक्षिणी अरावली पे आ जाइए। दक्षिणी अरावली यदि जिले देखे जाएं तो सिरोही आता है, राजसमंद आता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। यहाँ पे जो ऊंचाई है, सबसे इस अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है। और इसकी प्रमुख चोटियां हैं, एक है गुरु शिखर। इसकी जो प्रमुख चोटी है, एक है गुरु शिखर। ये वाली गुरु शिखर है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद अंचलगढ़ आ जाती है, उसके बाद दिलवाड़ा आ जाती है। अंचलगढ़, अंचलगढ़, दिलवाड़ा, ये भी इस उत्तरी दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंची चोटियों में काउंट होती है। ये 1380 मीटर है और ये है देलवाड़ा है 1442 मीटर, 1442 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ 1224, कुंभलगढ़ 1224 मीटर। इस प्रकार से और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से यही पर्वत चोटियां हैं इस दक्षिणी अरावली की। और मैंने ये भी बता दिया कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र के अंदर एक पठार भी पाया जाता है जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, जिसको बोराट के नाम से जाना जाता है। यहां पर गोगुंदा और कुंभलगढ़, यहां पर ये वाला क्षेत्र मान लो, ये वाला, ये ऊपर है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है? बोराट का पठार, बोराट का पठार। पठार होता है पहाड़ों के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको पठार बोलते हैं। तो ये वाला है बोराट का पठार। यह कहां है? कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच, गोगुंदा के मध्य यह वाला हिस्सा है, यह वाला भाग है। उसके बाद आगे हम आगे आ जाइए, मध्य अरावली। मध्य अरावली जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अजमेर जयपुर, प्रमुख रूप से अजमेर और जयपुर जिले में ये अवस्थित है, फैली हुई है। यहाँ पे कुछ संकीर्ण घाटियां पाई जाती है जिसके माध्यम से यातायात संभव या आसानी है। उसकी जो प्रमुख चोटी है वो है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। ये है तारागढ़, जो है वो अजमेर की प्रमुख चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 885 मीटर, 885 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अजमेर प्लस जयपुर जिले में अवस्थित है। ये इन जिलों में अवस्थित है और इसमें संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं। बताया था कि बीच बीच में नदियों का मार्ग भी पाया जाता है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं। और दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इस घाटी से, इस मध्य अरावली से एक नदी निकलती है, इधर लूनी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि अजमेर की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों से निकलती है। और लूनी नदी की कुछ सहायक नदियों के भी नाम है, वो भी इसी क्षेत्र से के आसपास से निकल करके लूनी नदी में मिल जाती है, वो सारी की सारी कौन नदियां। उसके बाद आगे हम इस वाले क्षेत्र के अध्ययन करें। उत्तरी अरावली की यदि बात करें तो उत्तरी अरावली में अलवर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू, ये डिस्ट्रिक्टों में अवस्थित है, ये इन जिलों में अवस्थित है। और इस अरावली क्षेत्र के अंदर पर्वतमाला है वो छितरी हुई है, कटी फटी है, जगह जगह है, निरंतरता नहीं है इनमें। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इस वाले क्षेत्र की वो है रघुनाथगढ़।
रघुनाथ, ये कहाँ पे है? ये सीकर जिले में अवस्थित है। रघुनाथ पर्वत चोटी है वो सीकर जिले में। इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो है 1055, याद रखिए 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए सबसे ऊंची चोटी में देखा जाए तो सीकर की रघुनाथगढ़ 1055, मध्य अरावली में तारागढ़ की 885 और उत्तरी दक्षिणी अरावली के मध्य गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंची। अब देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है ऊंची है, बीच में जैसे नीचे आएगी, थोड़ी सी आगे स्लाइडली कटी फटी जरूर है, लेकिन रघुनाथगढ़ जो ऊंची चोटी है वो 1055 मीटर है, जो मध्य अरावली की तारागढ़ जो चोटी है उससे ऊंची है ये। इसके बाद आगे और भी अलवर जिले में बहरात है, जयपुर में जयपुर में एक खो नाम करके पहाड़ी भी है। उस खो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? उसकी ऊंचाई है 920 मीटर, लगभग इसी से मिलती जुलती है। ठीक, ये अरावली पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र का हमने अध्ययन किया है कि इस अरावली की अवस्थिति कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है एज पर आरबीएससी बुक, आरबीएससी के अनुसार। उसके बाद उसमें प्रमुख चोटियों का हमने अध्ययन कर लिया। अभी मैं अरावली की थोड़ी सी आपको एक विशेषता, एक जो अरावली राजस्थान के आर्थिक जो अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से प्रभावित करती है, यानी अर्थव्यवस्था पे अरावली पर्वत श्रृंखला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सीधी राजस्थान को बीचों बीच से काटती है। यानी वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। इससे इधर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 50 से ज्यादा इधर होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के जिस हिस्से में अवस्थित है उसके पूर्वी भाग में, यानी इस वाले क्षेत्र से अधिकांश नदियां बहती हैं, नदियां निकलती हैं और पूर्वी यानी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित करती है। किसके माध्यम से? जितनी भी ये छोटी छोटी नदियां हैं वो आगे जाकर के बनास और चंबल नदी में मिलती हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, और अंत में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित कर देती है। तो ये वाला क्षेत्र है वो एक यहां से उठा हुआ है, इधर की तरफ ढलान है। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर पानी बहता है, नदियां बहती हैं, तो कृषि कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दिनों तक यहाँ पे नदियां बही और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो गया। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पे उत्पादकता है, यानी अनाज की उत्पादकता दर बहुत उच्च रहती है इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करती है। साथ में ये देखें कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, और निश्चित रूप से आपको पता है कि खनिज भी एक किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक होती है, उसको भी प्रभावित करती है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का ये विशेषता के साथ साथ इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद यदि देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अभी आने वाले समय में, वर्तमान में और कुछ भूतकाल के अंदर भी उसका अपरदन जारी है। प्राकृतिक रूप से जो अपरदन होता है, जल से, प्रकृति की मार से जो अपरदन होता है वो तो चलेगा, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन मानव कृत्रिम रूप से अपरदन हो रहा है, लोग अवैध खनन कर रहे हैं। इस अवैध खनन से इस वाले क्षेत्र का अपरदन होगा। यहां से जो नदियां निकल रही हैं वो नदियां अपना मार्ग बदल देगी, और जब मार्ग बदल देगी और यहाँ का अपरदन हो जाएगा, यहाँ की जो जैव विविधता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे संपूर्ण जो मानव परितंत्र यानी जैव परितंत्र है वो भी प्रभावित होगा, जो कि एक मानव जीवन के लिए नुकसानदायक है। और ये अरावली की अवैध खनन और प्राकृतिक रूप से जो अपरदन हो रहा है ये सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार है। आगे वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमने अरावली के बारे में पढ़ लिया। अब ये आगे नंबर 3 पे आएगा। ये मैंने बोला था नंबर 1 है, ये नंबर 2 है,
और टोटल है वो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। आगे वाला क्षेत्र है वो उसका है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो आगे है, आगे वाला हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या नाम है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। उत्पत्ति मैदान किससे कैसे बनते हैं? मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो बिछा दी जाती है, घाटियों में बिछा दी जाती है। बहुत बड़ी घाटी होती थी पहले, और उस घाटियों के बीच में, उस घाटियों में बिछाते बिछाते नदियों का जो मार्ग वह संकड़ा हो गया, आसपास के क्षेत्र का मैदान में बदल गया। इसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्पन्न स्थान मैदान कहलाता है। मैदान उन्हीं को बोलते हैं। तो फिर ये वाला राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे कालांतर में नदियों के द्वारा मिट्टी बिछा दी गई है और उसको मैदान बना दिया गया है? तो फिर निश्चित रूप से हम ये बोलेंगे कि अरावली क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो मैदान का निर्माण किया है वही है। तो वो पूर्व का मैदान, तो पूर्व का मैदान का आप ये बोलोगे तो पूर्व का मैदान इधर तक ये क्षेत्र आएगा, ये पूरा क्षेत्र आएगा। इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, जिसको 56 का मैदान भी बोलते हैं। सोमनाथ जाखम, ये वाली जो नदियां इधर बहती हैं, इन्होंने भी कुछ मैदान का निर्माण किया था। तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी बिछा दी गई और कालांतर में ये बहुत लंबा चौड़ा मैदान बन गया। इस मैदान के अंदर कौन कौन, इसकी विशेषता क्या क्या है? पूर्वी मैदान की विशेषता है ये नदियों द्वारा लाई गई नदियों की कांप से निर्मित, नदियों की कांप से निर्मित। दूसरा, यहां जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरा, ये उपजाऊ भी होगी, फिर उपजाऊ होगी क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होगी, वहां पे उपजाऊपन भी होगा। चौथा, और क्या है? कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी। अच्छा, अब हम स्थान देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान है। अब यहाँ पे देखो तो करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, ये सारा आएंगे। क्या? करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, ये जयपुर वाला हिस्सा भी आएगा। बैराट, जो विराटनगर, यहाँ पे बैराट वाला, इस वाले क्षेत्र से एक बाणगंगा निकलती है, वो भी तो बनाती है। तो जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, दौसा है। इसके बाद ये वाला नीचे वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा क्योंकि नदियों के यहाँ पे भी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र को पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये नंबर 3 पे आ जाएगा, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं। इसका मैंने आपको विशेषता बता दी। यहाँ पे नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई है, वो बिछा दी गई, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान के जो उत्तर और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इस वाले क्षेत्र के पूर्व और दक्षिण पूर्व में ये वाला क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। इसका भी अध्ययन हम 4 नंबर पे करने वाले हैं। अभी आगे चलिए, ये वाला पठार, इसका नाम होगा दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी दक्षिणी और पूर्वी पठार। ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठार है। ये पठार की उत्पत्ति बता देता हूं कैसे हुई थी। तो उत्पत्ति जब बताऊंगा ना, तो आप उसमें यहाँ की मिट्टी के बारे में समझ में आ जाएगा कि मिट्टी यहाँ पे कौन सी पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था, और ये भी बता देता हूं कि ये वाला हिस्सा है वो दक्कन के पठार का हिस्सा है। किसका है? दक्कन के पठार का हिस्सा है। यदि दक्कन के पठार का हिस्सा है तो दरारी ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। तो फिर निश्चित रूप से ये दक्षिण पूर्वी पठार है, ये भी दरारी ज्वालामुखी के उद्गार स्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे लावा निकला था, तो फिर आगे लावा पूरे क्षेत्र में फैल गया था। आगे वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद इसका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ। तो लावा के अपक्षय और अपर्दन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है।
तो ये वाला जितना भी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। बता दिया क्यों पाई जाती है। अब इस वाले क्षेत्र के अंदर, इस वाले यहां पे विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। इस विंध्यन श्रेणी का निर्माण है वो बाद में हुआ था, पोस्ट कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और उससे पहले ये लावा बिछ चुका था। यहाँ पे विंध्यन श्रेणी पर्वत श्रृंखला है। अब इसका अपर्दन जारी है। इसके अपर्दन से कुछ नदियां यहां से भी निकलती हैं, इस वाले क्षेत्र से भी निकलती हैं और चंबल नदी में शामिल हो जाती है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि यहां से जब नदियां निकलती है तो अपर्दित करती हुई इस क्षेत्र में भी अपनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बिछाती है। तो इस वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी भी कहीं कहीं पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे मूंगफली, कपास, गेहूं और मक्का, ये बहुत इनकी उत्पादकता है, वो दर है वो बहुत उच्च है। इसलिए ये वाला क्षेत्र बहुत है उपजाऊ है। यहाँ पे काली मिट्टी भी मिलती है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है, और यहाँ पे बता देता हूँ लेटराइट भी मिट्टी मिलती है। यहाँ पे पर्वतीय भी मिट्टी भी मिलती है, जो कि विंध्यन श्रेणी में मिलेगी और अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर मिलेगी। ठीक, तो मिट्टी के बारे में मैं साथ साथ में कवर कर रहा हूँ। लास्ट में एक मिट्टी की क्लास लूंगा तो आपको उस मिट्टी के साथ वैज्ञानिक नाम है उनको भी जोड़ दूंगा, और आरओ और एसओ ईओ वाली जो वैकेंसी आई हुई उसके लिए बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में विंध्यन श्रेणी है तो जल नदियों के द्वारा मिट्टी भी बिछाई जाती है, तो कुछ जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। प्रत्येक हर क्षेत्र में यदि देखा जाए तो हर 15-20 किलोमीटर में मिट्टी अपना रूप बदल देती है। इसका कारण यही है कि आसपास का क्षेत्र कैसा है और इन क्षेत्रों में जो अपरदन हुआ उन वहां की चट्टानें किस प्रकार की, उन चट्टानों के आधार पर यहाँ पे मिट्टी अपना रूप बदल देती है। इस प्रकार ये 4 नंबर है दक्षिण पूर्विया का पठार। हमने 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित करके हमने इसको यहाँ पे पढ़ा, और फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दक्षिण पूर्विया का पठार की कुछ विशेषता का अध्ययन करना जरूरी है। देखो, दक्षिण पूर्विया का पठार है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 में। नंबर 1 पे है विंध्यन कगार। क्या है? विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। अब विंध्यन कगार, इसका नाम विंध्यन कगार आया तो क्योंकि विंध्यन पर्वत श्रृंखला है इस साइड में, यानी दक्षिणी भाग में इसके विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, और इस वाले क्षेत्र को विंध्यन कगार बोलते हैं। यहाँ वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर दूसरा दक्कन लावा का पठार। यहाँ पे दक्कन लावा का पठार तो ये है ही। दक्कन लावा का पठार क्यों नहीं होगा? क्योंकि लावा जो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था तभी इसका निर्माण हुआ था, तो दक्कन लावा का पठार भी इसमें अवस्थित है। और यहाँ पे फिर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यहाँ पे भी काली मिट्टी पाई जाएगी, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है वो 500 मीटर। इस क्षेत्र की ऊंचाई 500 मीटर, औसत ऊंचाई 500 मीटर बताया जा रहा है, औसत ऊंचाई। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इस वाले क्षेत्र का भाग ये दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें पार्वती, काली सिंध और पार्वती, काली सिंध, कुछ और नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं, और चंबल की सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया और उसमें कुछ फैक्ट भी शामिल किए, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक भौतिक प्रदेश का उत्पत्ति के कारण के बारे में यहाँ पे हमने विस्तार से अध्ययन किया, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कुछ डाल दीजिए, तो मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, उसका भी आपको विस्तार से बता दूंगा, और थोड़ा जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसके बारे में अध्ययन करके मैं विस्तार से बता दूंगा। लेकिन आप प्रारंभ से अंत तक देखिए, अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा जितने लाइक आएंगे तब मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोगों के लिए फायदा होगा। और आगे आने वाले समय में हम इतिहास की क्लासें भी लगाने वाले हैं।
आरओ और ईओ के लिए जो वैकेंसी निकली उसको पूरे को कवर करेगी। इसके साथ साथ राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लगभग यही सिलेबस होता है, तो सबके लिए कवर करती है ये क्लासें। ठीक है, इसी के साथ आज हम इस वाले सेशन को यहीं पे विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।